अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड। अनुसंधान का अर्थ अनुसंधान कार्यों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है अथवा मनुष्य की जानकारी में नहीं है। उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाता है जिनका समाधान उपलब्ध नहीं है और ना ही मनुष्य की जानकारी में है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सुगम तथा भावी बनाया जाता है। अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों का नवीन अर्थापन न्यू इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट तथ्य क्रियाशील होते हैं तथा अन्य क्रियाशील नहीं होते, जबकि वे तथ्य समान प्रतीत होते हैं। अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च इज इक्वल टू RE+SEARCH। रिसर्च बराबर री प्लस सर्च। री का अंग्रेजी में अर्थ होता है बार बार तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है जिससे उसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्रित करता है तथा उनके आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। शोध कार्यों के द्वारा चरों वेरिएबल्स का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यह सहसंबंध दो प्रकार का होता है। प्रयोगात्मक शोध कार्यों द्वारा कारण प्रभाव सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। सर्वेक्षण शोध कार्यों द्वारा सामान्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यह संबंध विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर होता है। प्रत्येक शोध के चरों का सहसंबंध विशिष्ट अवधारणाओं एजम्पशंस पर आधारित होता है। विकासात्मक शोध कार्यों में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक शोध कार्यों में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। मैग्रेथ तथा वाटसन के अनुसार अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सकें। अनुसंधान की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणामात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोध कार्य का आलेख सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधियां होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों को प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों, रुचियों को महत्व नहीं दिया जाता है। इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्य में धैर्य रखना होता है तथा इसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती। अनुसंधान के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिसर्च। किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण होते हैं, बौद्धिक तथा व्यवहारिक। बौद्धिक कारण का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा ज्ञानार्जन से प्राप्त संतुष्टि की भावना से है। व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अन्य कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक कर सके। उपयुक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, मूलभूत अनुसंधान फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च तथा व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च। मूलभूत अनुसंधान ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षों द्वारा किन्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो।
इस वर्ग में आते हैं। मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं कॉन्स्ट्रक्ट्स का निर्माण करना है। मूलभूत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं या फिनोमेना को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों या फैक्ट्स का एकत्रीकरण है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों की को उपयोगिता आदि की दृष्टि से एकत्रित नहीं करता, वह केवल इन तथ्यों को इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य हैं। मूलभूत अनुसंधान इस प्रकार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। व्यवहारिक अनुसंधान इस वर्ग में वे अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। व्यवहारिक अनुसंधान में विज्ञान के कुछ विशेष नियमों का किसी विशेष मामले पर प्रभाव जाना जाता है। तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आ जाता है। यद्यपि अनुसंधानों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तथापि ऐसे वर्गीकरण पूर्ण रूप से संभव नहीं है क्योंकि मूलभूत तथा व्यवहारिक अनुसंधानों को अलग करना एक कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों में क्रियात्मक समस्याओं पर किए गए अनुसंधान नए सिद्धांतों तथा नियमों को बनाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार मूलभूत अनुसंधानों से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिनका व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक उपयोग होता है। अनुसंधानों को इस प्रकार वर्गीकृत करने के बाद भी दोनों प्रकार के अनुसंधानों की अनुसंधान पद्धति में काफ़ी मात्रा में समानता होती है। अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान को कुछ विशिष्ट पदों में अथवा क्रमानुसार किया जाता है। समस्त अनुसंधान प्रक्रिया कई क्रियाओं का सम्मिलन है जो परस्पर जुड़ी होती हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया में 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना अर्थात फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, शोध की रूपरेखा तैयार करना, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, प्रदत्तों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ डाटा, सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन्स। प्रथम सोपान में समस्या का चयन किया जाता है। उसके बाद समस्या की परिभाषा की जाती है जिससे समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। द्वितीय सोपान में समस्या के लिए संभावित समाधानों के लिए कथन दिए जाते हैं। इन्हें परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना से संभावित समाधान होता है। तृतीय सोपान में परिकल्पनाओं की पुष्टि या वेरिफिकेशन के लिए रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार की जाती है जिससे शोध विधि तथा प्रविधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। प्रदत्तों के संकलन लिए के परीक्षाओं का चयन किया जाता है। चतुर्थ सोपान में प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। परीक्षाएं छात्रों को देकर उनका अंकन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है। पंचम सोपान में प्रदत्तों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है और उनके आधार पर निर्णय लिया जाता है तथा प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या की जाती है। षष्ठम सोपान में प्रदत्तों के विश्लेषण एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है जो नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार एवं विकास लगाया जाता है। सभी प्रकार के शोध कार्यों में इन्हीं सोपानों का अनुसरण किया जाता है। शोध कार्यों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित करते हैं: मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षक के विकास की दृष्टि से दोनों ही प्रकार के शोध कार्य महत्वपूर्ण हैं, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार तथा विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिसर्च। प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यदि समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक है तो उसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहेंगे। यदि समस्या की प्रकृति वर्णनात्मक है तो उसे वर्णनात्मक अनुसंधान, और यदि समस्या की प्रकृति प्रयोगात्मक है तो उसे प्रयोगात्मक अनुसंधान कहेंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याओं की प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि अनुसंधान कैसा होगा अथवा उसकी विधि क्या होगी। अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण
विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करते हुए शिक्षा संबंधी, मनोविज्ञान संबंधी तथा इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में वर्गीकरण किया है, तो किसी ने उसके उद्देश्य अथवा आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण किया है। सामान्य तौर पर अनुसंधान विधियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। इनका संबंध भूत से है तथा यह भविष्य को समझाने के लिए भूत का विश्लेषण करता है। दूसरा, वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, प्रयोगात्मक अनुसंधान और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना होता है। अनुसंधान का उद्देश्य वर्णन, तुलना अथवा मूल्यांकन हो सकता है। यदि यह भूतकाल से संबंधित है तो ऐतिहासिक, वर्तमान से तो वर्णनात्मक, और यदि भविष्य से संबंधित है तो प्रयोगात्मक अनुसंधान होगा। ऐतिहासिक अनुसंधान। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूक्ष्म पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना है। दूसरा, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने एवं नीति निर्धारण में सहायता करना है। तीसरा, वैज्ञानिकों की भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य का संबंध स्थापन है। किसी क्षेत्र विशेष के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता करना है। पांचवा, किन परिस्थितियों में किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया है, उसका प्रभाव समाज या व्यक्ति विशेष पर पड़ा। छठवां, वर्तमान में सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में हैं, उसका उद्भव एवं विकास, किन परिस्थितियों का विश्लेषण। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान समाज एवं विद्यालय के संबंधों की व्याख्या करता है तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत एवं क्रिया पक्ष की आलोचनात्मक व्याख्या करता हुआ उनके वर्तमान स्वरूप की ऐतिहासिक एवं विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान वर्तमान शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है। यह शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा शोध कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के पद। ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित पद होते हैं। पहला, आंकड़ों का संग्रह। दूसरा, आंकड़ों का विश्लेषण तथा तीसरा, उपयुक्त के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण एवं रिपोर्ट। ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र। ऐतिहासिक अनुसंधान क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। बड़े शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार, संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए कार्य, विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति, एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव और उसके स्रोत, शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था, पुस्तक सूची की तैयारी आदि। वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान हैं, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही हैं, उन्हीं से इसका संबंध है। वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, जिससे अनुसंधान को अधिक नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। दूसरा, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षिक नियोजन में सहायता करना।
तीसरा, वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण, भावी नियोजन तथा परिवर्तन में सहायता करना। चौथा, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान विशेष, सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। इसकी प्रकृति क्रॉस सेक्शनल है। यह क्या है यह स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा इसे गणितीय सूत्रों के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। वर्णनात्मक अनुसंधान गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण की सावधानी रखते हैं। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या अथवा उसके न्यायादर्श से होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान के विभिन्न पद। वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित पद हैं। अनुसंधान समस्या का कथन, यह निश्चित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त है। उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का चुनाव, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, इस तथ्य का निश्चय करना कि आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण उपलब्ध हैं। आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण समय पर तैयार हो सकते हैं। यह उपकरण ना तो हैं और न तैयार किए जा सकते हैं। प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान, प्रतिनिधिकारी न्यायादर्श के प्राप्त होने का निश्चय, अनुसंधान के लिए न्यायादर्श का चुनाव, सर्वेक्षण के उस पक्ष का निश्चय जिसके लिए प्रतिनिधिकारी न्यायादर्श प्राप्त किया जा सकता है, सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान, आंकड़े प्राप्त करने का विकल्प, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिवेदन तैयार करना। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार, सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान यह एक उन्नत विधि है। इसके अंतर्गत हम किसी सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से वेबरीज प्रयोग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रयोग में बहुधा किसी घटना को ज्ञात दशाओं में कराया जाता है तथा बाह्य प्रभावों को यथासंभव दूर करते हुए निरीक्षण किया जाता है, जिससे प्रपंच के संबंध को भली प्रकार प्रदर्शित किया जा सके। इस परिभाषा में मुख्य तत्व उन दशाओं का ज्ञात करना है जिसमें कोई घटना घटित हो सके। चैपिन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग हैं। इनके अनुसार प्रयोग में नियंत्रण आवश्यक है। यह नियंत्रण कभी अध्ययन के मामलों केसेस द्वारा तथा कभी चल राशियों के घटाने अथवा बढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। प्रयोगात्मक विधि के मुख्य लक्षण। प्रयोगात्मक विधि के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। यह विधि एक चर सिंगल वेरिएबल की धारणा पर आधारित है। जहाँ भी चरों पर नियंत्रण संभव है, इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है। यह सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है। मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इस कारण सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। मूलभूत तथा प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक अनुसंधान सभी में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि आणविक या मोलिक्यूलर है, क्योंकि व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन इसमें होता है। प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न पद, जिसमें प्रत्येक पद पर सावधानी अपेक्षित है। सावधानी के अभाव में प्रयोग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण, परिकल्पना का निर्माण, विशिष्ट पदावली और टर्म्स तथा चरों की व्याख्या, प्रयोगात्मक योजना का निर्माण, प्रयोग करना, आंकड़ों का संकलन एवं सारणीयन, प्राप्त निष्कर्ष का मापन, प्राप्त निष्कर्ष का विश्लेषण एवं व्याख्या, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, फल अथवा निष्कर्ष की विधिवत रिपोर्ट लिखना। पश्चोन्मुखी अनुसंधान। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता उसमें स्वतंत्र परिवर्तनों का आश्रित परिवर्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है, किंतु शिक्षा, मनोविज्ञान तथा
अन्य सामाजिक विज्ञानों में केवल स्वतंत्र प्रवृत्ति से ही आश्रित प्रवृत्ति के प्रभावों का अध्ययन न करके इसके विपरीत कार्य करते हैं। अर्थात कुछ प्रयोग इस प्रकार आकल्पित किए जाते हैं जिनमें आश्रित प्रवृत्ति के माध्यम से स्वतंत्र परिवर्तन का अध्ययन किया जा सके। ऐसे प्रयोगों को पुरालक्षी अथवा पश्चिममुखी एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। यह एक ऐसे प्रकार का अनुसंधान है जिससे स्वतंत्र चर अथवा चरों का कार्य हो चुका है तथा अनुसंधानकर्ता किसी आश्रित चर अथवा चरों के निरीक्षण से कार्य प्रारंभ करता है। वह स्वतंत्र चर का पश्चावलोकन करता है ताकि आश्रित चरों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनके संबंधों को वह ज्ञात कर सके। आदर्श रूप में समाज वैज्ञानिक अनुसंधान में न्यायाधीश के सदस्यों की यादृच्छिक रूप में चुनने तथा इन सदस्यों को यादृच्छिक रूप से समूहों में विभक्त करने आदि की सदैव संभावना रहती है, किंतु वास्तविक अनुसंधान में इन सभी संभावनाओं को पूर्ण करना कठिन होता है। पश्चोन्मुखी तथा प्रयोगात्मक अनुसंधान में न्यायाधीश को यादृच्छिक रूप में चयन करना संभव होता है, किंतु पश्चोन्मुखी अनुसंधानों में न्यायाधीश या सैंपल सदस्यों को समूह में यादृच्छिक रूप में रखना अथवा इन समूहों को यादृच्छिकरण कार्य करवाना संभव नहीं होता। वास्तव में पश्चोन्मुखी अनुसंधान में प्रयोज्य पात्र स्वयं ही समूहों में सम्मिलित होते हैं और स्वयं को समूहों में उन विशेषताओं के अतिरिक्त जिनको अनुसंधानकर्ता अध्ययन करने में रुचि नहीं रखता सम्मिलित करते हैं। पश्चोन्मुखी अनुसंधान का महत्व। पश्चोन्मुखी अनुसंधान मनोवैज्ञानिक शिक्षा तथा समाजशास्त्र के अनुसंधानों के लिए आवश्यक है। शिक्षा, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान की अधिकांश समस्याओं को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। बुद्धि, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा के प्रभाव, स्कूल वातावरण आदि संबंधी अध्ययन स्पष्ट रूप से हस्तादि प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे अध्ययनों में केवल नियंत्रित ज्ञान, कंट्रोल्ड इंक्वायरी तो संभव है, किंतु पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी समस्याओं के संबंधित अनुसंधानों में न चाहते हुए भी पश्चोन्मुखी अनुसंधान का उपयोग करना पड़ता है। क्रियात्मक अनुसंधान। कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। अंतर्वस्तु विश्लेषण। बेरेलसन के अनुसार यह अनुसंधान की एक विधि है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संचार की अंतर्वस्तु का वर्णन वस्तुनिष्ठ, नियोजित एवं संख्यात्मक रूप में करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा सामग्री के जटिल एवं अस्पष्ट स्वरूप को सुविधाजनक एवं बोधगम्य बनाते हैं। यह एक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक संचार साधनों, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, व्याख्यान, प्रतिवेदन आदि की अंतर्वस्तु का विश्लेषण सुचारू रूप से किया जाता है। इसका मूल्य उद्भव सामूहिक संचार साधनों के विश्लेषण से हुआ है, किंतु इसका उपयोग प्राचीन काल से ही समालोचक, इतिहासकार आदि अपने क्षेत्र की सामग्री के विश्लेषण में करते रहे हैं। अब इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में भी प्रचुरता से होने लगा है। व्यक्तिगत अभिलेखों का विश्लेषण, असंरचित साक्षात्कार का विश्लेषण, प्रक्षेपी परीक्षणों के उत्तरों का विश्लेषण, रोगियों के निदानात्मक अभिलेखों का विश्लेषण आदि। नैदानिक विधि। यह अनुसंधान की एक अप्रयोगात्मक नॉन एक्सपेरिमेंटल विधि है जिसके अंतर्गत परिस्थिति के नियंत्रण अथवा परिवर्तन के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि का उद्देश्य व्यवहारिक संसार का वर्णन करना तथा किसी व्यवहार के विभिन्न तत्वों, दशाओं एवं संबंधों पर प्रकाश डालना है। अंतर अनुशासनात्मक विधि से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विषय को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषयों अनुशासन जिनका एक ही लक्ष्य है उन्हें एक समूह में रखा जाए, जिसे छात्रों का जीवन उद्देश्य छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का विकास हो। अनुसंधान में नैतिकता। रिसर्च एथिक्स। अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है जिसमें गहन अध्ययन किया जाता है तथा विवेक एवं समझदारी से काम लिया जाता है। चूँकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, अतः इसमें धैर्य की परम आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य को पूर्ण करने के लिए
अनावश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए, अपितु समस्या के संदर्भ में तथ्यों की व्यापक खोज की जानी चाहिए, ना कि जोड़-तोड़। उठा-पटक करके शोध कार्य पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोध कार्य से भविष्य में संदर्भ लेकर अन्य शोधार्थी कार्य करते हैं। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा की जानी चाहिए और किसी भी अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए, तभी अनुसंधान के उद्देश्य सही रूप में पूरे होते हैं।